दिसंबर ख़त्म होते होते कड़ाके की ठंड और ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घरों का जो काम करने का रूटीन होता है वो भी चेंज हो जाता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि विंटर रिलेटेड है। बठिंडा में इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है, जिसकी वजह से बच्चों का टाइमिंग भी चेंज हो गया है। तो बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है वो लगभग 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है। सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं और धूप का नामो निशान ही नहीं है। विंटर्स में ठंड ज़्यादा होने की वजह से जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं चाहे आउटडोर प्लांट्स हैं, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैं इन सब प्लांट्स की एक्स्ट्रा केयर करती हूँ, क्या ऐसा इन प्लांट्स में डालती हूँ जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हमारा सारा रूटीन चेंज हो जाता है, बट सर्दियों के दिन में पता ही नहीं चलता है कि कब दिन स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया, क्योंकि दिन काफ़ी छोटे होते हैं बट काम वही रहता है। बट हम होम मेकर्स के लिए चाहे कोई सा भी सीज़न क्यों ना हो, हम हमेशा कोशिश करते हैं या हमेशा ऐसे टिप्स एंड हैक्स फॉलो करते हैं जिसे अपनाकर हम अपने डेली के रूटीन को स्मूथली चला सकें। तो अगर आप भी हमेशा अपने घर को सेट एंड ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो जो सामान जहाँ से उठाया उसको उसकी प्रॉपर जगह पे रख दीजिए। हर सामान को अगर आप एक प्रॉपर जगह दे देते हैं तो आपका घर कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, सेट रहेगा, जिससे कि आपको भी काम करने में ईजी रहेगा। फिर आपको आपके लिए भी काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपनी केयर के लिए। तो जो सामान जहाँ पे था उसको मैंने प्रॉपर जगह में रख दिया था। अब धूप आई थी तो मैंने काफ़ी आंवला से काफ़ी चीज़ें बनाई, आंवला का अचार, कैंडी वगैरह बनाई हुई है। तो जब ये अच्छे से बन जाएगा तो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और विंटर्स में एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है दही जमाने की। दही इजीली जमता नहीं है विंटर्स में, तो मैं क्या करती हूँ, दूध में दही ऐड करके उसको दिन भर बाहर धूप में रख लेती हूँ, जिससे कि शाम तक अच्छे से दही जम जाती है। बठिंडा में तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो दही ईजिली जमती नहीं थी। तो मैंने जब से ये ट्रिक अपनाए है तब से जो दही है वो काफ़ी अच्छे से जमती है। और हम लोग दही खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है, तो शाम को हमें डेली दही चाहिए होता है। तो इस तरीके से मैं दही जमाती हूँ। अब ये ट्रिक यूज़ करके दही जमा सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं विंटर के स्पेशल लड्डू, जिसे एनर्जी वाले लड्डू भी बोलते हैं, जो कि हम बनाएंगे गोंद से। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मखाने, बेसन, तिल, सौंठ, जायफल ले रखा है, गोंद ले रखा है। जो ये गोंद होता है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स बोलते हैं। अगर आपके बोन्स में दर्द होता है या सुबह उठने बैठने में अगर आपके बोन से आवाज़ आती है ना, तो गोंद के लड्डू आपके लिए सबसे बेस्ट है, स्पेशली विंटर्स में। यहाँ पे मैंने खजूर लिया है, खजूर के जो बीज जो होते हैं उनको मैंने निकाल दिया है। जो भी यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सीड्स लिए हैं, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश और रोस्टेड चने लिए हैं। बाद में मैंने कुछ चीज़ और ऐड की, जैसे नारियल का बुरादा है और फ्लैक्स सीड्स ऐड किए थे। तो यहाँ पे रखना उस समय मैं भूल गई थी। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी परात निकाली है, जिसमें हम ये पूरा लड्डू का जितना भी मिक्सचर है, ड्राई फ्रूट्स है, इनको हम मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने गैस में एक पैन रख दिया है, इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे सबको एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैंने बादाम को थोड़ा सा हल्का फ्राई किया, उसके बाद काजू डाला, क्योंकि काजू ना जल्दी से जलने शुरू हो जाता है। तो हल्का सा हमें इनको फ्राई करना है, ज़्यादा हमें इसको जलाना नहीं है। तो इसको जब निकाल देंगे उसके बाद जो यहाँ पे मैंने सीड्स लिए थे, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड, इसको भी हम अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं बिना घी ऐड किए हुए, बट घी से ना इनका थोड़ा सा अच्छा और टेस्ट आता है। अब पैन में जो घी बचा हुआ है इसमें हम मखाने ऐड कर देंगे और मखानों को अच्छे से चलाते जाएंगे। तो जो मखाने होते हैं वो घी को सोक कर लेते हैं, तो हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि मखाने बिल्कुल क्रंची ना हो जाए। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो इसको मैंने 2 बार में फ्राई किया। फिर अगेन घी डाला और इसको अच्छे से चलाती गई। बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है, नहीं तो मखाने जल जाएंगे। इनको हम निकाल देंगे। अब जो रोस्टेड चने हैं ना, छिकल सही दी, हमें इसको रोस्ट करना है। इसमें घी ऐड नहीं करना है, इसलिए मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़े से और क्रंची हो जाएँ। तो चने को रोस्ट करने के बाद अब हम तिल को भी रोस्ट करेंगे। तिल को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए और चटकने न लग जाए। तिल को रोस्ट करने से तिल का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। अब पैन में हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में घी लेना है। अब इस पूरे लड्डू का जो मेन हीरो है वो है गोंद। गोंद को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है घी में, बिल्कुल लो फ्लेम में, जिससे कि गोंद अंदर तक पके और दांत में ना चिपके। तो इसको हमें तब तक चलाते जाना है जब तक कि गोंद की क्वांटिटी डबल ना हो जाए। तो फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा और घी लेंगे। अब जो हमने डेट्स लिए हुए हैं इसके सीड्स
सीड्स निकाले यानी खजूर के, इसको भी घी में अच्छे से पकाना है और तब तक इसको पकाना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमें एक बड़ी कटोरी घी डालना है और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मेरे को बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी तो बाद में मैंने इसमें बेसन और ऐड किया। जब बेसन ऐड किया तो घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो लगभग आधी कटोरी जितना मैंने घी इसमें और ऐड किया। दोनों को अच्छे से मिक्स किया। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, काफ़ी थिक जैसा लगेगा, बट जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम में तो ये बिल्कुल इस तरीके से पतला होना शुरू हो जाएगा और बाद में तो ये थोड़ा सा जो दरदरा है उस तरीके का हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे बिल्कुल पतला हो जाएगा और जैसे लाइट ब्राउन हो जाए इसका मतलब जो बेसन है वो अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हमने घी और ऐड किया है। यहाँ पे साथ में मैं गेहूं का आटा को भी मिक्स करूँगी। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप चाहे तो बेसन का भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे का बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो आटा जल्दी ब्राउन हो जाता है तो इसको हमें तब तक चलाना है जब तक आटा इस तरीके से ब्राउन ना हो जाए। तो आटा पकने के बाद यहाँ पे मैंने लास्ट में लिया था नारियल, जो नारियल का बुरादा होता है वो लिया है। हल्का सा रोस्ट करना है तो रोस्ट करने के बाद ना ये नारियल भी क्रंची हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्स सीड्स लिए हुए हैं, ये बाद में लिए थे। ये भी तिल की तरह होता है, जैसे चटकने लग जाए इसका मतलब ये भी रोस्ट हो गया अच्छे से। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें थी लड्डू की यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल के पास में लेके आ गई थी तो सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई थी। जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे यहाँ पे हमें सबको मिक्सी में अच्छे से पीसना है। तो यहाँ पे मैंने मखाने और जो गोंद है ना इन दोनों को मिक्स करके मिक्सी में चला लिया है। ये थोड़ा सा हल्का दरदरा रहता है और अगर आप सिर्फ गोंद को मिक्सी में इस तरीके से पीसेंगे ना तो मिक्सी में पूरा चिपक जाता है। अगर आप इसको मखाने के साथ पीसते हैं तो जो मखाने होता है वो घी को सोक कर लेता है तो ये मिक्सी में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी अच्छे से मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है और जो चने थे उनको भी, जो चने के आपको जो छिक्कल रहता है ना उनको निकालना नहीं है, वैसे ही पीसना है। अब जो सीड्स है आप चाहे तो डायरेक्टली सीड्स को वैसे ही इसमें डाल सकते हैं लड्डू में, बट मैंने इसको मिक्सी में पीसा है क्योंकि बच्चे लोग नखरे करते हैं। और यहाँ पे जो नारियल का बुरादा था उसको भी हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है मैंने और जो डेट्स हमने सीड्स निकाले हुए थे इसको भी मिक्सी में पीस दिया। अगर आपने इसमें चीनी वगैरह नहीं डालनी है तो डेट्स की क्वान्टिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं। अब साथ में किशमिश, तेल और फ्लेक्स सीड्स भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं जो जायफल होता है और सौंठ होता है उसको भी कद्दूकस में इस तरीके से क्रश कर लूँगी, क्योंकि जो जायफल और सौंठ होता है ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सर्दियों में ठंड नहीं लगती है, जुकाम सर दर्द जो होता है वो इससे ठीक हो जाता है। फिर चाहे बच्चे हो या बड़े सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। मीठे के लिए यहाँ पे मैं जैगरी पाउडर ऐड करूँगी तो लगभग 3 कटोरी मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर ऐड किया हुआ है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे जो चीनी होती है, शक्कर होता है, उनको भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे मिक्सचर को। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो कुछ मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो अगर हम ऐसे भी खाते हैं ना दूध के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने एक डब्बे में इसको रख दिया है लगभग 1 किलो जितना। अब यहाँ पे लड्डू अच्छे से बाइंडिंग नहीं होते तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से मेल्ट करके फिर इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है इस पूरे मिक्सचर में। अब एक एक करके मैं यहाँ पे लड्डू बना दूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि विंटर्स के लिए लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली लेडीज़ों के लिए। लेडीज़ कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती, हमेशा घर वालों के लिए ही सोचती है और हमेशा अपने आप को पीछे रखती है। तो हमेशा अपना भी ध्यान उतना ही रखें जितना आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का रखते हैं। अगर आप ठीक रहेंगे तभी आपकी पूरी फैमिली ठीक रहेगी। तो इस तरीके के आप लड्डू बना सकते हैं। अगर आपके बॉडी में पेन रहता है, हड्डी में पेन रहता है या हड्डी से आवाज़ आती है उठने बैठते समय, तो ये गोंद के लड्डू बहुत ही बेस्ट हैं। तो इस विंटर आप इस तरीके के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। डेली आप दूध के साथ मॉर्निंग में इसको पीजिए और खाइए तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे चेंजेस आपके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे मैं लेके आई हुई थी पुदीना विंटर्स में लगता नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पुदीना लगाने के लिए मेरे पास के प्लांट्स नहीं थे तो पुदीना जो मैं लेके आई थी सबको मैंने निकाल दिया था। इसकी जो डंडी थी उसको मैं पानी में इस तरीके से डिप करके रख लूँगी जिससे कि इसमें रूट आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको आराम से मिट्टी में लगा सकती हूँ। और बाकी क्या मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया। अब जितने भी मेरे पास यहाँ पे प्लांट थे सबकी मैंने अच्छे से खुदाई करनी थी। जो मैंने फोक होता है ना, फोक से अच्छे से खुदाई कर दी थी। और जो पाइन कॉर्न के ये रहते हैं इनको मैंने ग्रीन कलर से स्प्रे कर दिया था और इसमें लगा दिया था। तो आज मुझे अपने पूरे जितने भी प्लांट्स थे, इंडोर प्लांट थे, आउटडोर के, सबको मैंने इस तरीके से खुदाई करनी थी। तो काफ़ी टाइम से इनकी खुदाई नहीं हुई थी। अगर ऊपर की जो मिट्टी होती है थोड़ी सी खुदाई हो जाती है या उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह चले जाता है ना तो प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अगर प्लांट की ग्रोथ कहीं रुक जाती है, अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। एंड मुझे तो प्लांट से बहुत ही पसंद है। जब भी मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है तो मैं कुछ ना कुछ अपने गार्डन के लिए ज़रूर लाती हूँ, प्लांट से प्लांटर पॉट। तो यहाँ पर कुछ आपने कभी सुना होगा कि प्लांट्स भी आपको
गिफ्ट देते हैं। तो मेरे पास मेरे पास कुछ प्लांट्स थे इन गमलों में, अचानक पता नहीं कैसे आ गए। तो आज मैंने डिसाइड किया जितने भी ये एक्स्ट्रा प्लांट्स आए हुए थे तो इनको सबको मैं निकालने वाली थी। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स थे। तो यहाँ पे आज मुझे सारे अपने गार्डन में और जो पॉट्स थे उनमें फर्टिलाइज़र डालना था। तो मैं यहाँ पे जो गोबर होती है ना, गाय का गोबर होता है, उसी को डालने वाली हूँ। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो अगर जो गाय की गोबर होती है ना, डायरेक्टली हम इसको बड़े बड़े पीस में डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया, पत्थर की हेल्प से इनको तोड़ा और इनको अच्छे से पीस लिया, जिससे कि ये पाउडर फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके का पाउडर फॉर्म हो गया। अब जितने भी मेरे पास यहाँ पे प्लांट्स थे, चाहे इंडोर प्लांट्स थे या आउटडोर प्लांट थे, सब में मैंने इनको डाल दिया था। अब जो खुदाई की थी वो अच्छे से इस मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगी और प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। ऐसे ही सेम मैंने अपने गार्डन में भी किया था। जो भी सब्जियां लगाई थी उसमें भी गोबर की खाद को ही ऐड किया। अब यहाँ पे मैं बाकी का जो गोबर बचा हुआ था उसको मैं मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जो मेरे अभी पॉट्स में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट आए हुए थे इनको मैं निकालने वाली हूँ। यहाँ पे जो ये प्लांट आप देख रहे हैं, कॉर्डिलिन प्लांट बोलते हैं इसको, ये पता नहीं अचानक कैसे आ गए थे मेरे पॉट में। तो आज मैंने डिसाइड किया कि इन सबको मैं निकालूंगी। तो काफ़ी अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स यहाँ पे मुझे मिल गए थे। तो सबको मैंने अच्छे से निकाला केयरफुली कि इनके रूट्स वगैरह टूटे ना। तो सभी को मैंने आराम से निकाला। तो इनको अगर रूट सही दिए निकल जाते हैं ना तो अच्छे से इजीली दूसरे पॉट में लग जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास ये पॉट थे इनको मैं डायरेक्टली सनलाइट के नीचे नहीं रखूँगी, इसको मैं किसी कॉर्नर में रखूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये स्पाइडर प्लांट होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसको मैंने पानी में लगाया हुआ था, जिससे कि इनकी रूट अच्छे से डेवलप हो गए थे। उसके बाद मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया, फिर ये अच्छे से ग्रो होती है। अब ये जो ब्लैक मोंडो ग्रास होती है ये भी काफ़ी अच्छी लगती है गार्डन में। तो एक्स्ट्रा हो रही थी तो इसको भी मैंने अलग से रिपोर्ट किया, मीन्स दूसरे में इसको लगाया। अब ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, इसे बोलते हैं मदर ऑफ 1000। तो ये भी इस पॉट में आ गया था। तो इसके लिए भी मैंने अलग से एक पॉट बनाया, तो उसमें मैंने इसको लगा दिया था। तो इन सबको रखने के लिए मैं एक कॉर्नर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम नई नई प्लांट्स लगाते हैं उसको अगर हम डायरेक्टली सनलाइट के नीचे रखते हैं ना तो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो इसको हम शेड में रखेंगे। तो मेरे पास ये शेल्फ था, लेडर शेल्फ टाइप का, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉर्नर में रखने वाली हूँ गार्डन में। तो सारे प्लांट्स की मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग और की, और जो भी प्लांट्स मैंने अभी यहाँ पे लगाए हुए थे, रिपोर्ट किया हुआ था, उनको मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। इस तरीके से काफ़ी मेरे पास प्लांट थे, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया सब में, जिसमें इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है उनको कट करके आगे की साइड लगाया। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट आ गए थे। जो अभी रिपोर्ट किया उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब यहाँ पे गार्डन में मेरे पास प्याज था। एक्चुअली अभी विंटर्स के टाइम पे ना जो प्याज होते हैं उसमें ग्रीन तरीके का इस तरीके से निकलने लग जाता है। तो उसको भी मैंने मिट्टी में लगा दिया था। तो जहाँ पे अभी मैंने लहसुन वगैरह लगाया है उसी के बीच में मैंने प्याज को भी लगा दिया। तो जब हम चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब मेरे गार्डन में 2 प्लांट्स हैं। तो अभी ऑटम के टाइम पर इसके सारे पत्ते वगैरह झड़ गए थे। तो पत्ते सब निकलने के बाद जो इसकी डंडियाँ होती है ना, लीव्स में स्टेम वगैरह होती है, वो सब गार्डन में गिर जाती है। तो जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी सब्जियों की। तो मैं 2-2 दिन बाद इन सबको अच्छे से उठाती हूँ। तो टाइम टू टाइम अगर गार्डन की अच्छे से क्लीनिंग कर दो, केयर करो ना, तो गार्डन में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लगाए होते हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो पॉट में जितनी भी मिट्टी वगैरह कचरा निकला हुआ था ड्राई लीव्स का, उस सबको मैंने रख दिया था। अब यहाँ पे जो ये प्लांट ट्री था, इसकी जितनी भी लीव्स वगैरह थे सबको मैंने एक जगह मिक्स कर दिया था, उसको गोबर के साथ मिक्स कर दिया था। इससे काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो इसको रखने के लिए यहाँ पे मैंने गार्डन के एक कॉर्नर में एक गड्ढा कर दिया था। उसमें जितना भी ये गोबर और जो ड्राई लीव्स है इसकी खाद को एक जगह इकट्ठा कर दिया था और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इस कॉर्नर में रख दिया था, पता भी नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर गोबर वगैरह भी है। बाद में अच्छे से मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी थी। तो अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं ना तो टाइम टू टाइम उसकी केयर करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। विंटर्स में जितना हम अपने प्लांट्स की केयर करते हैं, जितना अच्छे से अपनी केयर करते हैं, उतना ही प्लांट्स की करते हैं, तो प्लांट्स भी रिटर्न में हमें काफ़ी चीज़ देते हैं। तो मेरे इस बार गार्डन में काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स वगैरह हमने लगाए हुए थे। जो ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स है, काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे गार्डन को सेट किया हुआ है इस बार विंटर में। और इस बार मैंने अपने गार्डन में थोड़ा थोड़ा और हम चेंजेस करने की सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर हम चेंज करते रहते हैं, चाहे अपनी लाइफ में हो या अपने घर में, तो काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता है। अब विंटर के टाइम पे ना हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हाथ वगैरह कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी वगैरह में काम करते हैं तो हाथ फट जाते हैं, पैर वगैरह फट जाते हैं। तो इसके लिए हम घर में ही होममेड एक सीरम बनाएंगे जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 चम्मच गुलाब जल लिया हुआ है। उसमें 1 चम्मच मैं डालूंगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, चाहे आप डायरेक्टली ग्लिसरीन लगाएं या इस तरीके से सीरम घर पर बना सकते हैं। 2 चम्मच मैंने नींबू लिया हुआ है, जो हम नींबू लेते हैं, ग्रीन वाला नींबू रहता है, उसका मैंने जूस निकाला है।
इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको एक स्प्रे बोतल में डाल देंगे। जो हमने होममेड सीरम बनाया हुआ है इसको डेली आप अपनी हाथ में पैरों में अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो हमारे हाथ की और पैर की स्किन है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और पैर की जो एड़ियाँ होती है ना विंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा वो फटती है। तो इस तरीके से आप सीरम घर पे बना सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए। आप धीरे धीरे जैसे इसका यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही दिखने लग जाएगा फ़र्क, और जो हमारे स्किन होती है ना वो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप इस सीरम का यूज़ कर सकते हैं। तो विंटर्स में आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं यानी खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं उसको कंज्यूम कीजिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाती है और हमारी जो बॉडी में इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करता है, और ठंडियों में जो सर्दी जुकाम इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है उससे भी बचाता है। और विंटर्स में तो कोशिश कीजिए लगभग आधा 1 घंटा आप धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि धूप में बैठने से जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं उनको आप बिजी रखना चाहते हैं तो आप उनको ऑरेंज वगैरह दे दीजिए। तो ऑरेंज को छिलने और खाने में लगभग आधा 1 घंटा बच्चे लगा देते हैं। कभी कभी तो मैं जूस वाली मशीन भी दे देती हूँ इसको, तो ये उसमें बिजी रहता है और मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।